पेशाब में प्रोटीन्स का आना, जिसको कि हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, एक बड़ा ही कॉमनली डिस्कस टॉपिक है और इसको देखने के, इसके बारे में सवाल पूछने के कई 100 एंगल हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इसकी एक जनरल सी पिक्चर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि इसका हर पहलू बड़ा सुपरफिशली सा लेके समझने की कोशिश की जाए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कांसर क्लिनिक ऑफ लाहौर। और अब अगेन मैं सफ़र में हूँ, लेकिन वीडियोस का सिलसिला, आपके साथ नॉलेज शेयरिंग का ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस किडनी डिजीज़ के किसी न किसी टॉपिक पर आती रहें। आज का जो प्रोटीन यूरिया का टॉपिक है, यानी कि पेशाब में प्रोटीन का आना, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का टॉपिक है। उसकी मेन वजह यह है कि इसको कई डिफरेंट एंगल से देखा जा सकता है और डिस्कस किया जा सकता है। आज हम इसकी एक जनरल सी पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं। प्रोटीन यूरिया के बारे में जो डिस्कस करने वाली सबसे पहली और अहम बात है कि क्या नॉर्मल इंसान के पेशाब में प्रोटीन्स होते हैं या नहीं। तो नॉर्मल इंसान के पेशाब में या तो बहुत ही कम मिकदार में प्रोटीन होते हैं या बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होने चाहिए। जब आपके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि 99% चांस है कि आपका जो ग्लोमेरुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें कोई मसला है, इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो गई है। जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि नेफ्रॉन का दूसरा बड़ा पार्ट है, जैसा कि मैंने एनाटॉमी ऑफ किडनी वाली एपिसोड में एक्सप्लेन किया हुआ है, इस ट्यूबुलर पार्ट में जो प्रोटीन के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम होते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें ये प्रोटीन ग्लोमेरुलस की बजाय ट्यूब्यूल्स में से लीक होकर आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर हैं। अब हम एकेडमिक एरिना से निकलकर प्रोटीन यूरिया को प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि प्रोटीन यूरिया का किसी मरीज को पता कैसे चलता है। उसकी 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। नंबर 1 कि ये मरीज अपनी किडनी डिजीज़ की रेगुलर स्क्रीनिंग करता था, जिसमें वो अपने RFTs और यूरिन एनालिसिस चेक करवाता है। और दूसरी हैं सिम्टम्स, यानी कि मरीज को कुछ ऐसी अलामत आई हैं जिसकी वजह से पता चला है कि इस मरीज को गुर्दे का मसला हो सकता है। जब पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाए तो ये वाली अलामत हैं जो आपको मिल सकती हैं। इसमें सबसे पहले पाँव का सूजना, उसके बाद आंखों के नीचे वाली ये जो जगह होती है उसका सूज जाना, बाज़ औक़ात पेट में भी पानी भर जाता है। उसके बाद पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब का कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और सबसे कॉमन और सबसे अहम है, पेशाब बहुत ज़्यादा झाग बनाना शुरू कर देता है। ये झाग सिर्फ ज़्यादा ही नहीं होती बल्कि बहुत देर तक पेशाब के ऊपर टॉयलेट में पड़ी रहती है, बाज़ औक़ात कई मिनट्स तक ये नीचे नहीं बैठती। जो नॉर्मल पेशाब की झाग होती है या थोड़े कंसनट्रेटेड पेशाब की झाग होती है, वो बड़ी हद विद इन ए मिनट नीचे बैठ जाती है और गायब हो जाती है। लेकिन जो प्रोटीन यूरिया की झाग है ये काफ़ी देर तक पेशाब के ऊपर पड़ी रहती है। अब हम अगले लेवल पर चलते हैं कि प्रोटीन यूरिया की स्क्रीनिंग क्यों की जाती है। प्रोटीन यूरिया की स्क्रीनिंग इसलिए की जाती है कि यूरिन में जो प्रोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इसी वजह से वो लोग जो किडनी डिजीज़ के रिस्क पे होते हैं उनको गाइडलाइंस रेकमेंड करती हैं कि आपने साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपने लिए प्रोटीन यूरिया की स्क्रीनिंग ज़रूर करनी है। ये स्क्रीनिंग होती कैसे है और इसके बाद क्या टेस्ट होते हैं मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम पेशाब में प्रोटीन की अहमियत को देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अगर आपके पेशाब में प्रोटीन है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज स्टार्ट हो चुका है, मोस्ट लाइकली इस ग्लोमेरुलर पार्ट का, जिसको कि हमने पहले एक्सप्लेन किया है। उसके बाद दूसरा इसकी वैल्यू है प्रोग्नोस्टिक, यानी कि प्रोटीन यूरिया की वजह से आपका डायग्नोसिस तो बन जाता है कि आपको CKD है, लेकिन प्रोटीन यूरिया ये भी अंदाज़ा लगाने में हेल्प करता है कि इस मरीज़ ने कितनी जल्दी से एंड स्टेज रीनल फेलियर की तरफ जाना है। क्योंकि एक मरीज़ जो कि CKD का पेशेंट है उसकी क्रिएटिनिन हाई है लेकिन उसके पेशाब में प्रोटीन नहीं है, और दूसरा पेशेंट जो कि CKD का पेशेंट है उसकी क्रिएटिनिन भी हाई है और मे बी ऐसी ही है जैसे कि इस पेशेंट की है, लेकिन इस पेशेंट के पेशाब में प्रोटीन है। तो ये जो नंबर 2 पेशेंट है जिसकी क्रिएटिनिन सेम है लेकिन पेशाब में प्रोटीन है, इसके ज़्यादा चांसेस है कि इसकी जो
किडनी डिजीज़ है, गुर्दे का जो मर्ज़ है, वो ज़्यादा तेज़ी से खराबी की तरफ जाएगा। उसके बाद जो प्रोटीन यूरिया है वो इटसेल्फ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है। यानी कि अगर आपकी क्रिएटिनिन नॉर्मल भी है लेकिन आपके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि नियर फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक होने के, आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के, आपको स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इन सारी वजूहात से इस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगली चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि प्रोटीन यूरिया की स्टेज पे जब किडनी डिजीज़ पकड़ी जाती है तो ये रिवर्सिबल है। हमारे पास अब नई अद्वियात हैं जिनको यूज़ करके हम प्रोटीन यूरिया की स्टेज पर किडनी डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा क्रिएटिनिन हाई हो जाती है, क्योंकि हमने याद रखना है कि जब आपकी क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाती है, आपका जीएफआर 60 ml पर मिनट से कम हो जाता है, तो इसका मतलब है पहले ही आधी किडनीज आपकी उड़ चुकी हैं। लेकिन अगर आपकी क्रिएटिनिन अभी नॉर्मल है और सिर्फ पेशाब में प्रोटीन है, या इवन क्रिएटिनिन हाई भी है और पेशाब में प्रोटीन है, तो जो पेशाब में प्रोटीन रिलेटेड किडनी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है कि प्रोटीन यूरिया का टेस्ट होता कैसे है। तो प्रोटीन यूरिया का टेस्ट हमेशा एक कंप्लीट यूरिन एनालिसिस के सैंपल से होता है। इस कंप्लीट यूरिन एनालिसिस में लैब आपको बताती है कि आपके पेशाब में प्रोटीन है कि नहीं। जब ये लैब आपको कंफर्म कर देती है कि आपके पेशाब में प्रोटीन है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका बनता है कि हमने क्वांटिफाई करना होता है कि पेशाब में कितना प्रोटीन है। इसके लिए 2 टेस्ट यूज़ किए जाते हैं और अक्सर पेशेंट इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। इसमें जो पहला स्टैंडर्ड टेस्ट था वो था 24 आवर यूरिन प्रोटीन, यानी कि आप सारा दिन पेशाब इकट्ठा करते हैं, जिसकी डिटेल आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। और जब लैब इस 24 आवर यूरिन सैंपल में से चेक करती है तो आपको बताती है कि आपके 24 आवर यूरिन में इतना प्रोटीन है, और ये प्रोटीन अगेन मिलीग्राम्स में दिया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने देखा कि ये 24 आवर यूरिन इकट्ठा करना पेशेंट के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपने काम पे जाना होता है, आप हर वक्त बोतल साथ लेकर नहीं फिर सकते, तो वो एक नए टेस्ट के साथ आए जिसको हम कहते हैं प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो। अब प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो का मतलब ये होता है कि लैब आपके पेशाब में एक ही टाइम पे प्रोटीन भी चेक करती है और क्रिएटिनिन भी चेक करती है। प्रोटीन और क्रिएटिनिन पूरे दिन के दौरान ऊपर नीचे पेशाब में होते रहते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे जब साइंसदानों ने देखा कि इनको डिवाइड किया जाए, इनकी रेशो ली जाए, तो वो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोटीन यूरिया है 500 मिलीग्राम, तो आप बेशक सुबह सैंपल दें, आप शाम को सैंपल दें, आपका पेशाब में प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो 500 मिलीग्राम के ऊपर नीचे ही आएगी। मे बी 510 हो जाएगी, 550 हो जाएगी, 525 हो जाएगी, लेकिन 500 मिलीग्राम ही रहेगी। इसी प्रोटीन यूरिया टेस्ट में एक और कन्फ्यूजन आती है प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो और एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग किडनी की जितनी भी बीमारियां हैं जिसमें हमने प्रोटीन यूरिया देखना होता है, वो सब ही एल्ब्यूमिन यूरिया के मसले होते हैं। यानी कि आप एल्ब्यूमिन यूरिया ही कराएं या प्रोटीन यूरिया ही कराएं, तो दोनों आपकी तकरीबन 99% बीमारियों को कवर कर लेंगे। सिर्फ एक बीमारी होती है मल्टीपल माइलोमा, उसमें बाज़ औक़ात जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन यूरिया के अलावा कोई डिफरेंट प्रोटीन लीक हो रहे होते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा की सिचुएशन में हो सकता है कि अगर आप एल्ब्यूमिन यूरिया चेक करवाएं तो वो आपका नॉर्मल हो या बड़ा थोड़ा सा एलिवेटेड हो। लेकिन जब आप प्रोटीन यूरिया चेक करवाएंगे, प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो चेक करेंगे कंपेयर टू एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो, तो वो नंबर बहुत ज़्यादा आएगा। और बाज़ औक़ात इस डिफरेंस को हम डायग्नोस्टिक तौर पर भी यूज़ करते हैं मल्टीपल माइलोमा को कंफर्म करने के लिए। अब आपके यूरिन की स्क्रीनिंग हो गई जिसमें प्रोटीन यूरिया आ गया, आपके डॉक्टर ने प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो या 24 आवर यूरिन प्रोटीन चेक कर लिया जिसकी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने डायग्नोसिस बनाना है कि वजह क्या है कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। वो वजह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस वजह को दूर नहीं करेंगे, उस कंडीशन को ट्रीट नहीं करेंगे, तो फिर आपका प्रोटीन यूरिया कम हो ही नहीं सकता। पेशेंट अक्सर कमेंट्स में कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे प्रोटीन यूरिया हो रहा है इतने ग्राम, तो उसके लिए कोई दवाई बता दें। प्रोटीन यूरिया की जो दवाई स्पेसिफिक तो कोई नहीं है, कुछ दवाइयां हैं जो हेल्प करती हैं, मैं आगे जाके आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन यूरिया हो क्यों रहा है। तो उसकी जो बहुत कॉमन वजूहात हैं
जो प्रोटीन यूरिया करा सकती हैं वो है एक्सरसाइज या वर्जिश के बाद जब भी आप पेशाब का सैंपल देंगे उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन यूरिया आ सकता है। इसीलिए यूरिन प्रोटीन के लिए जो बेस्ट सैंपल होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग सैंपल। इसके बाद फीवर वगैरह में अगर आपको टेम्परेचर है, दर्जा हरारत ज़्यादा है आपका, उसमें आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। इन जनरल सिचुएशन के बाद हमारी स्पेशल कंडीशंस आ जाती हैं जो कि पेशाब में प्रोटीन ला सकती हैं। उसमें जो सबसे कॉमन है किसी भी दुनिया के इलाके में किसी भी पॉपुलेशन में वो है डायबिटीज़, और नेक्स्ट आती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोपैथीज़, यानी कि जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलर पार्ट है उसकी जो कंडीशंस हैं वो पेशाब में प्रोटीन लीक कराती हैं। इन कंडीशंस का प्रॉपर डायग्नोसिस बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें से हर कंडीशन की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अब हम चलते हैं कि प्रोटीन यूरिया आपके पेशाब में पता चल गया और हमें पता चला कि ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो आप कर क्या सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट्स को डाल दी गई है कि आपके प्रोटीन यूरिया के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अब आप ये ज़रा लिस्ट गिनें और देखें कि अपने प्रोटीन यूरिया को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आ गया आपका लाइफस्टाइल में आता है आपकी एक्सरसाइज, उसके बाद आपकी नींद और आपकी हेल्दी डाइट। ये सारी चीज़ें प्रोटीन यूरिया को इम्प्रूव करती हैं आपकी ओवरऑल सेहत को बेहतर बना के। और आपको जो प्रोटीन की मिकदार है खाने में वो भी बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो कि सिर्फ नेफ्रोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है कि आपको अपनी खुराक में प्रोटीन्स कम करने की ज़रूरत है कि नहीं। ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए मैं रेकमेंड नहीं करता कि उनको अपनी खुराक में किसी किस्म की प्रोटीन की कमी करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया रीजन में हम पहले ही प्रोटीन बहुत कम मिकदार में खाते हैं। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है जिसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर रिस्क मॉडिफिकेशन, यानी कि हमने वो चीज़ें करनी हैं जिससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की और बॉडी की हेल्थ बेहतर होती है। उसमें है आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, आपने अपने नमक के खाने की मिकदार को कम करना है, आपने वेट लूज़ करना है, उसके बाद सारी दवाइयाँ टाइम पर लेनी है, स्मोकिंग नहीं करनी, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करना है। ये एक लंबी लिस्ट है जो कि छोटा छोटा हिस्सा डाल के आपके प्रोटीन यूरिया को बेहतर करती है। उसके बाद सबसे अहम फैक्टर आ जाता है कुछ अद्वियात हैं जो कि आपके प्रोटीन यूरिया को बेहतर करती हैं, और ये अद्वियात काम करती ही करती हैं आपके पेशाब में प्रोटीन किसी भी कंडीशन की वजह से हो। ये अद्वियात हर सीकेडी का पेशेंट जिसके पेशाब में प्रोटीन है वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे से, क्योंकि इन अद्वियात के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हमने बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना होता है, और अगर इनको कुछ हफ्ते भी इग्नोर किया जाए तो आपकी कुछ ऐसी लैब एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, जैसे पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, क्रिएटिनिन ऊपर जा सकती है। कुछ अद्वियात हैं जिनसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है। जब आपने इन क्लास में से कोई भी दवाई इस्तेमाल करनी है तो आपने हमेशा अपने डॉक्टर के साथ मिलकर ये दवाई इस्तेमाल करनी है। इसमें सबसे पहले आते हैं एस और आर ग्रुप, जिनको मैं हमेशा मेंशन करता रहता हूँ। इनमें कॉमन अद्वियात हैं जैसे कि लिसिनोप्रिल, लोसार्टन, वेलसार्टन, क्विनाप्रिल, रेमिप्रिल, ये वाली क्लास। इनमें से एक ना एक दवाई हर वक्त प्रोटीन यूरिया वाले पेशेंट को लेनी चाहिए। उसके बाद एक नया मेडिसिन का ग्रुप आया है जिसको हम फ्लोजिन्स कहते हैं, जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये पिछले 3, 4, 5 साल में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है, और इन दवाइयों के बारे में रिसर्च ने हमें यह बताया है कि ये प्रोटीन यूरिया और किडनी डिजीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके बाद तीसरा एक बड़ा ग्रुप दवाइयों का जो इमर्ज हो रहा है जो कि प्रोटीन यूरिया में हेल्प करता है, वो होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट। इनमें से एक बड़ी कॉमन दवाई हार्ट के पेशेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। उसके बारे में प्रोटीन कम करने के सिलसिले में कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन इससे मिलती जुलती 1 या 2 नई दवाइयाँ मार्केट में आई हैं जो सिर्फ अमेरिका और यूरोप में अवेलेबल हैं, जिनसे पता चला है कि ये भी पेशाब में प्रोटीन को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आज के बाद अगर आपको कोई डॉक्टर कहे, नेफ्रोलॉजिस्ट हो या जनरल प्रैक्टिशनर हो, कि पेशाब में प्रोटीन की मिकदार को कम करने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता, तो आपने जो कागज़ पे लिस्ट लेके जानी है और डॉक्टर से डिस्कस करना है कि इस लिस्ट के बारे में क्या ख्याल है। और अगर वो इस बात को ना माने तो आप सीधा मेरा रेफरेंस दें,
अब इससे नेक्स्ट और आखिरी स्टेप ये है कि आप अपना प्रोटीन यूरिया कंट्रोल करने के लिए अपनी कंडीशन को भी मैनेज कर रहे हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें भी कर रहे हैं जिनसे प्रोटीन यूरिया बहुत बेहतर हो जाता है। इसके बाद आपने प्रोटीन यूरिया को छोड़ नहीं देना। आपने हर साल या साल में 2 से 3 दफ़ा अपना यूरिन प्रोटीन चेक करते रहना है, ताकि अगर ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, अगर ये कंट्रोल्ड है, तो वही अद्वियात जारी रहेंगी। अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, तो अद्वियात चेंज करनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात जो डायग्नोसिस है उसको रीइवैल्यूएट करना पड़ता है कि कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई जिसने दोबारा प्रोटीन यूरिया को बढ़ा दिया है। तो प्रोटीन यूरिया की मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज़ इस सारी वीडियो में जो एक मैसेज आपने लेके जाना है वो ये है कि प्रोटीन यूरिया की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीकेडी के पेशेंट हैं या आप किडनी डिजीज़ होने के रिस्क पर हैं, तो आपने साल में 1 या 2 दफ़ा यूरिन प्रोटीन ज़रूर चेक करना है, ताकि अगर ये बढ़ रहा है या आना शुरू हो गया है तो इसकी ट्रीटमेंट की जाए। उसके बाद नंबर 2 कि प्रोटीन यूरिया को बेहतर करने के लिए बहुत सारी अद्वियात और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 3 आपने इसकी मॉनिटरिंग ज़रूर करनी है। इसको एक दफ़ा चेक करके, क्वांटिफाई करके, ट्रीटमेंट स्टार्ट करके छोड़ नहीं देना। इसको रेगुलर चेक करते रहना है। मुझे पता था कि जब हम प्रोटीन यूरिया के इतने सारे फैक्टर्स कवर करेंगे तो ये वीडियो लंबी हो जानी है, लेकिन अभी भी ये बड़ी सुपरफिशियल सी वीडियो है। इस वीडियो के आगे 4-5 सेक्शन बना के बड़ी डिटेल से हर सेक्शन की एक एपिसोड बन सकती है, जो कि फ्यूचर में मैं करने की कोशिश भी करूँगा। अभी के लिए आपने प्रोटीन यूरिया अपना अच्छी तरह मैनेज करना है और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि प्रोटीन यूरिया के बारे में आपके डॉक्टर की क्या राय थी। क्या उसने ये स्टेप पूरे किए, डायग्नोसिस बनाया, आपको गाइडलाइंस दी कि प्रोटीन यूरिया को बेहतर कैसे करना है, और क्या आपका डॉक्टर आपके प्रोटीन यूरिया को रेगुलरली मॉनिटर करता है। जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें पता चलता है कि हमारे कल्चर में, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, पाकिस्तान इंडिया रीजन में क्या हो रहा है। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।